हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। भाई जानदार शानदार और जबरदस्त बच्चा पार्टी। आज हम लोग बात करने वाले हैं यार, बड़े सारे बच्चों ने यार रिवीजन को कर दिया है शुरू। और आज हम बात करेंगे कि रिवीजन कैसे करनी है। सर थ्योरी सब्जेक्ट को लेकर बैठते हैं तो ऐसा हो जाता है कि यार क्या करें कहां से शुरू करें, समझ नहीं आता। तो कोई बात नहीं, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं बहुत ही शानदार जानदार और जबरदस्त वाला आइडिया, यानी कि सर रिवाइज कैसे करना है वो भी थ्योरी सब्जेक्ट्स को। ओके ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सर थ्योरी सब्जेक्ट देखो, बहुत सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स बच्चा पार्टी आपके पास ऑलरेडी है। जैसे कि आपके पास है कंपनी लॉ, आपके पास है सर SBIIL, है ना। उसके बाद आपके पास है JIGL, आपके पास है कैपिटल मार्केट वाला सब्जेक्ट, और आपके पास है ECIPL। कह रहा सर इतनी सारी तो थ्योरी है, रिवाइज कैसे करूंगा, मेरे को आपको पता है इतना सारा कंटेंट है। और आप JIGL पढ़ाते हो, 800 पेजेस का मॉड्यूल है, आप तो लाइन बाय लाइन पढ़ाने पे लगे हो। अरे अरे अरे, टेंशन की कोई बात नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है। सबसे पहले आपको जो सबसे पहले काम करना है, इधर मत देखो इधर देखो। सबसे पहले जितनी भी आपकी चीजें हैं उनको एक जगह पर लेकर आना है। ओके जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आधे नोट्स इधर जा रहे हैं किसी रजिस्टर में, आधे नोट्स इधर जा रहे हैं, है ना। आधी चीजों को उधर नोट कर दिया, आधी चीजों को इधर नोट कर दिया। कह रहा सर पहली बात, जब भी पढ़ने बैठोगे सारा मटेरियल चाहे वो किसी भी तरीके से कैसे भी रिलेट करता हो, रिलेट करने वाली सारी चीजें एक ही जगह पर होनी चाहिए। जैसे खाना खाने की प्लेट होती है, हाँ सर खाना खाने की प्लेट होती है, उसी के अंदर चम्मच भी होता है, उसी के अंदर आपके पास बाउल भी होता है, दाल भी उसी में है, रोटी भी उसी में है, राइस भी उसी में है। ऐसे ही जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपकी बुक है, या जो भी आपने किसी भी तरीके से अपनी समरी बनाई हुई है, सारी चीजों को एक साथ अपने पास रखो। क्योंकि अगर पता चला कहीं पर कोई भी चीज एक ऐसी है जो मिसिंग हो जाती है, और अगर कोई करेक्शन है, तो भैया पहले सारा मटेरियल साथ में लेकर बैठो। ऐसा नहीं होना चाहिए यार। जैसे अपन क्या करते हैं क्लासरूम में, हाइब्रिड नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, रेफर उन्हीं को करना है, पढ़ना उन्हीं को ही है, पर मटेरियल सब साथ में होना चाहिए। कह रहा सर अच्छा। अब दूसरा इंश्योर करना होता है बच्चे को कि जो वो पढ़ रहा है कहीं वो कंटेंट बहुत पुराना तो नहीं है। सीरियसली मैंने बच्चों को देखा यार बहुत पुरानी बुक्स को रेफर करते हुए। बेटा आप 2024 में पेपर देने के लिए जा रहे हो तो आपके पास 2023 वाला, या मैंने बच्चों को देखा है 2022 वाला कंटेंट है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मान लिया कि भाई कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें अमेंडमेंट कम आती है, जैसे JIGL में कम आती है भाई, रिलेटिवली तो कम ही आती है। पर इसका मतलब यह नहीं है हर बार जब भी आप पढ़ते हो तो पुराने मटेरियल को रेफर करना छोड़ो। इस अटेम्प्ट का जो लेटेस्ट मटेरियल होगा उसको रेफर करो, चाहे कैसे भी। कह रहा सर अब एक और चीज, कह रहा शॉर्ट नोट्स। यस, ये क्या होते हैं, ये शॉर्ट नोट्स वैसे तो हर एक क्लास में मिल जाते हैं, पर अगर नहीं मिले तो इनको बनाने का बड़ा सिंपल तरीका होता है। पढ़ते पढ़ते कोई भी एक कॉन्सेप्ट जो है वो मुझे याद रहे, मैं उसके लिए क्या करता हूं सर, कॉन्सेप्ट याद रहे उसके लिए आप हमारे को कहानी सुना देते हो, यस, गाना सुना देते हो, हाँ, कोई एग्जाम्पल दे देते हो, यस, और उस एग्जाम्पल से उस किस्से से वो पूरा कॉन्सेप्ट याद रहता है। कह रहा ऐसे ही सर यहां पर जो भी आपने स्टोरी सुनाई, जो भी आपने एग्जाम्पल दिया बेटा, जब या फिर जो भी डायग्राम आपने बनाया, उस डायग्राम को हम लोग यहां पर मेंशन कर लेते हैं। मैंने कहा अच्छा, उसको यहां लिख लेते हैं। कह रहा है यस, उस पूरे डायग्राम को हम लोग यहां पर मेंशन कर लेते हैं सर, यहां पर लिख लेते हैं। अब जैसे अपने पास क्या है बेटा, हाइब्रिड नोट्स हैं। क्या होता है उससे कि पूरी कहानी का एक छोटा सा क्रक्स हिंदी में लिख लेते हैं। अब आपने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसको हिंदी में अगर 3 लाइनों में लिखा जा सकता है, या 2 लाइनों में आप इंग्लिश में लिख सकते हो, तो इससे बढ़िया तरीका रिवाइज करने का हो ही नहीं सकता। यानी कि सर शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, डायग्राम होना चाहिए, या फिर और आसान अगर कहूं तो हिंदी में कहीं पर भी साइड पे छोटा सा लिख लो, और यकीन मानना देखते ही यूं याद आएगा, एकदम यूं। कह रहा सर अगली बात पे आता हूं। अगला फंड आता है रिवाइज करने का। देखो बेटा, कोई भी चीज अगर आपने आज सुनी, आज आपने मेरी ये बात सुन रहे हो कि सर पैसे पढ़ना कैसे है यार, रिवाइज करना कैसे है, तो आपको फटाफट से याद रहेगा। पर यही अगर वीडियो के बारे में मैं आपसे 10 दिन बाद पूछूंगा, आप भूल जाओगे। हाँ सर ऐसा तो होगा, मैं भूल जाऊंगा सर। क्यों? क्योंकि रिवाइज नहीं किया। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, जब भी आप कुछ भी पढ़ते हो तो 7 से लेकर 10 दिन तक, डिपेंडिंग अपॉन बच्चा कैसा है, उसे याद रहता है। अच्छा, उसके बाद वो धीरे धीरे हौले हौले वो उसे भूलना शुरू कर देता है।
ओके सर, उसके बाद अगली रिवीजन की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है। जब भी आप पढ़ोगे, आपने चीजों को पढ़ा तो उसे रिवाइज करो विद इन 10 डेज। अगली साइकिल आती है 25 दिन के आसपास, फिर साइकिल आती है 45 डेज के आसपास, और फिर उसके बाद जाके आती है 90 डेज के पास। कह रहा ये साइकिल चलती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रूवन फैक्ट्स हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं है कि रिवीजन सिर्फ एक बार करनी है। और अगर ये शॉर्ट नोट्स आपने अच्छे से बनाए हैं तो ये जो रिवीजन का टाइम है ना, ये अपने आप रिड्यूस होता जाएगा। अगर एक चैप्टर को आप पढ़ते हो, उसमें आपको 6 घंटे लगते हैं, तो भाई जब रिवाइज करते हो और उसी चैप्टर को रिवाइज करने में अगर 1 घंटा लग रहा है तब तो ठीक है। पर अगर 6 घंटे के चैप्टर को पढ़े हुए को रिवाइज करने में 3 घंटे लग रहे हैं, भाई मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, कुछ तो काम खराब हो रहा है। क्या सर, अगली बात आती है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं कि आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, भाई आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, आप प्रैक्टिकल में कैसे करते हो? आप इनकम टैक्स पढ़ते हो, आप अकाउंट्स पढ़ते हो, एफएम पढ़ते हो, कैसे? भाई सर ने टॉपिक कराया और टॉपिक कराने के बाद आपको क्वेश्चन करा दिया, आपने क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। बट यहां पर थ्योरी सब्जेक्ट्स में बच्चे को पता ही नहीं आंसर क्वेश्चन कैसा आने वाला है। नहीं नहीं, जैसा अपन करते हैं क्लास में, क्या करते हैं, हर एक चैप्टर के बाद पिछले 10-12 साल के क्वेश्चन पेपर उठाकर राइटिंग प्रैक्टिस में लेकर आते हैं, डीपीपी करते हैं। उन क्वेश्चंस को भी जरूर करो। हाय, आपको पता हम डीपीपी नहीं करते, मुझे सब पता है। अच्छा सर, ठीक है। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का मतलब सिर्फ क्वेश्चंस को देखना नहीं है, इसके साथ साथ उनकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। क्योंकि भाई साहब देखो, सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट आना अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट रिवाइज होना अच्छी सी बात है, पर उसको लिखने का एक तरीका होता है। यानी कि अगर हम कभी भी किसी भी सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो क्या करते हैं, सीधी सी बात है, पहले रेलेवेंट सेक्शन, उसके बाद क्वेश्चन से रिलेटेबिलिटी, और एंड में आता है एक कंक्लूजन। एज सिंपल एज दैट। राइटिंग प्रैक्टिस इनिशिएट करोगे तो छोटी छोटी जगहों पर जहां पर भी नंबर कटते हैं, 6 में से 4 मिलते हैं, 5 मिलते हैं, ऐसी गलतियां नहीं होंगी। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन के फैक्ट्स को उठा के वहां पे चिपका देते हैं। अरे यार, उससे रिलेटेबिलिटी नहीं आती है। पहले क्वेश्चन को समझो, रिलेवेंट आंसर लिखो, रिलेवेंट सॉल्यूशन लिखो, रिलेवेंट केस स्टडी है तो ठीक है, नहीं है सेक्शन लिखो। दोनों नहीं पता तो कोई बात नहीं, सेक्शन नहीं है तो एज पर रेलेवेंट सेक्शन लिखो। केस स्टडी का एक का नाम याद है, दोनों का नाम याद नहीं तो इन री लिखो। दोनों का ही नाम भूल गए हो, कोई बात नहीं, इन अ डिसाइडेड केस लॉ ऐसा लिख दो। और उसके बाद वो जो केस स्टडी में हुआ था वो बताओ, फिर ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेबिलिटी बताओ कि इसमें क्या होगा, और एंड में कंक्लूजन दो। खेल खत्म करो ना यार। तो राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। रिवाइज करते समय हमेशा हमेशा पहले के 3 पिलर तो मैं सीधा कहूंगा कि प्रिपरेशन में ही चले जाएंगे, और यहां पर आपको मजबूत बनाया जाएगा। यहां पर आप बनोगे एकदम ब्रावो अल्फा अल्फा बन जाओगे, एकदम अल्फा। और उसके बाद अगर राइटिंग प्रैक्टिस आ गई तो ऐसा हो जाएगा मजेदार एकदम, मतलब गाजर के हलवे के ऊपर एकदम वो व्हाइट मावा भी, यस, शानदार तरीके से। तो उम्मीद करता हूं ये सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, और फिर भी अगर कुछ भी पूछ रहे हैं तो मैं हूं आप लोगों के साथ में। स्टे ट्यून्ड @CS वाला। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही मजेदार वीडियोस के बारे में, तब तक के लिए बाय बाय।